Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो आज हम लोग अपना इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का डेली आंसर नीति प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन लिया है जिसमें सारी बातें मैं कर चुका हूँ, वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप प्लीज उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। सारी की सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग उस ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा आज फेज वन शुरू हो रहा है। जैसे हमें पता है कि हमारे तीन फेजेस है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन में आपको 60 डेज तक 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जैसे हमारे चार पेपर्स है, जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो उनमें 15-15 डेज हम लोग एक पेपर पर लगाएंगे, और जितने भी टॉपिक्स है उन सबके 5-5 टॉप जो है क्वेश्चंस कवर करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारा आज डे वन है, पेपर कवर कर रहे हैं हम लोग जनरल इकोनॉमिक्स 1, और जो टॉपिक कवर होगा दैट इज द कंज्यूमर थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये पेपर आ गया। ठीक है, तो गाइज आपके पोर्टल पे कुछ इस तरीके का पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और अभी तो ये मैंने ग्रुप में भी फॉरवर्ड करा है, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है आईईएस के लिए, वहां भी मैंने फॉरवर्ड किया है। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का आंसर नीति प्रोग्राम, जिसे हमने नाम दिया डेली आंसर नीति प्रोग्राम। ध्यान रखना इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, यानी जो आपकी फुल लेंथ टेस्ट जिसको हम इवेलुएट करेंगे वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, डे वन टॉपिक कंज्यूमर थ्योरी। ओके, चलिए जल्दी से हम लोग इसको रीड करते हैं क्वेश्चंस को। मैं एक एक करके बात करूंगा, पहले क्वेश्चंस की बात होंगी, फिर हमारे उनके सॉल्यूशंस की बात होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर वन कहता है दैट लेट द कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शन बी गिवन बाय u इज इक्वल टू मीन ऑफ x कॉमा वाई। तो ये बात हमें पता है कि ये जो प्रेफरेंस है ये क्या है। दिस इज बेसिकली परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा जैसे प्रेफरेंस इन्होंने बोला, तो व्हाट इज द प्रेफरेंस, तो u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई। अभी पहले समझ लो चीजें, तो जैसा कि उन्होंने बोला u कॉमा एक्स कॉमा वाई, शुरू करने से पहले इतनी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आपके आंसर राइटिंग में एक फॉर्मेट सेट होना चाहिए। ठीक है, एक फॉर्मेट सेट होना चाहिए। क्या फॉर्मेट हो? आपका फॉर्मेट ऐसा हो कि आप मान लीजिए ये जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर वन है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में आपको तीन पार्ट में अपने क्वेश्चन को डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन है, ये आप सोल्यूशन कर रहे हो। सबसे पहले आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो भी तुम्हारा टॉपिक है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें लिखनी है हेडिंग इंट्रोडक्शन, नो। आपको एक इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर समझ जाए, जो चेकर है वो समझ जाए कि आप क्या बात कर रहे हो। टॉपिक भी एक्सप्लेन करना है और टॉपिक को इंट्रोडक्शन वे में रखना है। उसके बाद ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दो तीन लाइनें इस पर रखनी है। फिर उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बॉडी मेंटेन रखनी है। बॉडी मेंटेन का मतलब हो गया, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा है दैट डिफाइन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एंड डिराइव दिस कंज्यूमर आईयूएफ। ठीक है, तो पहले तो डिफाइन करो आईयूएफ को, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को, और फिर कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव भी करो बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस। तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ना गाइस, यही आपका बॉडी कहलाया जाएगा। ठीक है, दिस इज द बॉडी। आफ्टर दैट लास्ट में आपको अपने आंसर को ऐसे लास्ट स्टेज पे पहुंचाना है जैसे आप अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूजन कर रहे हो। ठीक है, तो ये पैटर्न रखना है। मेंशन कहीं नहीं करना है कि इंट्रोडक्शन है, फिर ये बॉडी है, फिर ये कंक्लूजन है, मेंशन कहीं नहीं करना है। बट आपका लिखने का पैटर्न इस तरीके से हो। ठीक है, फिर आगे चल के कुछ सेशन हमारे होंगे, उसमें मैं जो हमारे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस थे जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी थी और जिनका रैंक आया है वहां पर इकोनॉमिक सर्विसेज में, मैं उनकी भी आंसर राइटिंग आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन था। अब एक पॉइंट आ जाता है कि सर हाउ टू राइट, वही तो सीखने के लिए बैठे हो मेरे साथ तुम लोग। ठीक है, तो एक मेरा सजेशन ये होगा कि आप पहले अपना आंसर लिखना, उसके बाद में फिर हमारा वाला आंसर क्रॉस चेक करना। अब हम अपने वाले आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे जरूरी बात कि आप कोई भी आंसर लिखते हो, आप कोई भी आंसर लिखते हो तो आपका आंसर जो है वो यूपीएससी फॉर्मेट पर रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये वाला फॉर्मेट, कि इस वाले पार्ट पे कुछ नहीं लिखोगे, मतलब क्वेश्चन नंबर लिखोगे सिर्फ,
इस वाले पार्ट पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, या एग्जामिनर के लिए नंबर देने के लिए होता है। तो ये फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए यूपीएससी का। इन केस कभी फ्यूचर में कोई फॉर्मेट बदलता है तो हम तब की बात तब करेंगे। अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का था, और पहले उन्होंने आपको यूटिलिटी दी थी, ठीक है। पहले उन्होंने आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करी थी। फिलहाल तो मैं लिख रहा हूँ समझाने के तौर पे, ये मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ओके। तो फिलहाल के लिए तौर पे आपको एक्सप्लेन करना है आईयूएफ के बारे में। तो पहले आपको ये इसकी डेफिनेशन क्लियर करनी होगी। IUF gives the maximum utility the consumer can attain for a given price and income। हमें बात पता होती है कि जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होता है उसके ऊपर बार लगा हुआ होता है, और ये जो होते हैं प्राइजेस और इनकम का फंक्शन होता है। इसके ऊपर बार लगाने का मीनिंग होता है कि जो भी इसमें वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो दैट्स व्हाई ये आपका आईयूएफ। आईयूएफ का मतलब कि अब यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इन केस कुछ भी चेंज आता है तो वो बिकॉज ऑफ दीज वेरिएबल चेंजेस होगा, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। भाई लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखना। मतलब लॉ ऑफ डिमांड की वजह से आपकी यूटिलिटी चेंज नहीं होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होगी, लेकिन डिमांड कम होगी तो आपका, सोचो, अगर एक्स कम हो गया, डिमांड कम होगी, तो आपको यूटिलिटी कम हो जाएगी। और अगर यूटिलिटी कम होगी तो हो सकता है कि कंज्यूमर के लिए मतलब अमाउंट कम हो जाए, या यूटिलिटी गेन कम हो जाए और वो सरवाइव ना कर पाए। तो गवर्नमेंट कहती है इसको कॉन्स्टेंट को। तो मैं पहले आपको टॉपिक भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होगा, वी ब्रैकेट ऑफ पी एक्स कॉमा पी वाई कॉमा एम। लिखने का तरीका मैक्स ऑफ यूटिलिटी एक्स वाई गिवन दैट बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। नाउ ये हमारा हो गया डिफाइन, या आप कह सकते हो इंट्रो। फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। ये आपने यूटिलिटी फंक्शन लिखा। अब आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का यूटिलिटी फंक्शन है। यार परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ये। इसको आप लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हो। अब ये तो प्रोडक्शन थ्योरी में होता है प्रोडक्शन फंक्शन, बट ये तो कंज्यूमर थ्योरी है। तो अब यहाँ पे वर्ड यूज करोगे प्रेफरेंस, ये लियोन्टिफ प्रेफरेंस भी होता है। एंड इसको आप फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहते हो। यानी प्रोडक्शन थ्योरी के वर्ड यूज करोगे, बट उनमें से प्रोडक्शन वर्ड हटा दोगे। अब मुझे क्या करना होगा, इसको इक्विलिब्रियम लेवल पे सॉल्व करना होगा। मुझे पता है यू जो होता है वो एक्स वाई के बराबर होता है। उससे एक्स और वाई दोनों बराबर हो गया, उसको मैं बजट कंस्ट्रेंट में पुट कर दूंगा। एक बात, जो स्टैंडर्ड बजट कंस्ट्रेंट होता है वो ये होता है, स्टैंडर्ड बजट कंस्ट्रेंट। बट आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी हटा दी। एग्जामिनर के लिए अगर आप इतना ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख देते हो और इसको नहीं लिखते हो, मान लीजिए नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। आपको ये भी लिखना पड़ेगा। इट इज ड्यू टू लोकल नॉन सैचुरेशन थ्योरी। अब आप बोलो सर ये चीज तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं। पढ़ी होगी अगर आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हो, या आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से हो जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हैं, तो वहां पे सिखाई गई थी। जैसे मैं डी स्कूल फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, तो मैं तो वहाँ सिखाता हूँ लोकल नॉन सैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेरा तो मैथमेटिक्स वाला एरिया इसलिए बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं डी स्कूल भी पढ़ाता हूँ, एंट्रेंस मास्टर्स भी पढ़ाता हूँ, इनफैक्ट ग्रेजुएशन भी मैं काफी नंबर ऑफ ईयर्स पढ़ा चुका हूँ। तो मेरे को तो वो नॉलेज है मैथमेटिक्स की, वही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। यहाँ से हमने कॉमन वगैरह लिया, मतलब एक डेरिवेशन करी, तो कैलकुलेशन करके आ गया कि आती मार्शल डिमांड। अब मुझे कंक्लूड भी करना है, आंसर भी पूरा करना है। इसको मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ प्लॉट कर दिया, देन वी विल गेट एम अपॉन पी एक्स प्लस का पी वाई। अब एक कंसर्न आपको दिमाग में रखना है कि आपको जो आंसर हो ना, वो मिनिमम एक पेज कवर करे। यहाँ पे वर्ड्स के साथ साथ ये भी ध्यान देना कि कितने पेजेस कवर कर रहे हो आप। अभी तो नहीं कि आप पूरे पेज पे 10 वर्ड लिखो और 10 पेज इस्तेमाल कर लो, नहीं। यूपीएससी पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न देता है, वो क्वेश्चन समझा देते हैं कितना पार्ट में, मतलब कितने पेजेस में लिखने हैं। तो आपको ट्राई करना है मिनिमम एक पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज, या हद है तो 2, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं दैट वी हैव द यूटिलिटी फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। हाउ टू सॉल्व, या व्हाट इज द क्वेश्चन? कहते हैं डिराइव द डिमांड फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई
so that these demand functions are homogeneous of degree 0 in prices and income। मुझे बस एक बार बता दो, क्या यहाँ पे इन्होंने किसी भी प्रकार का हिक्सन थ्योरी वर्ड यूज करा है? जैसे कहते हैं विच इज टू मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू अ बजट कंस्टेंट, या इन्होंने हिंट दिया है कि यहाँ पे तुम्हें मार्शेलियन सॉल्व करना है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मतलब ऑप्टिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, दे यूज द टर्म डिराइव द डिमांड फंक्शन, ठीक है, ये इन्होंने बोला है डिराइव द डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो अब ये तो उन्होंने कहीं नहीं बताया कि मार्शेलियन है या हिक्स है। हाँ हिंट है, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि मान लो आपको नहीं पता, तो दोनों लेवल पे ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा दैट मतलब इन दोनों लेवल पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होंगी, यहाँ भी एक्स की वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू। पहचान क्या है? अगर एक्स की वैल्यू प्राइजेस, मतलब ऐसा मान लो अगर एक्स की वैल्यू प्राइजेस एंड इनकम में है तो आप इसे मार्शेलियन नाम दोगे। अगर ये प्राइजेस और आईयूएफ में है, कांस्टेंट यूटिलिटी में, तो आप इसे हिक्सियन नाम दोगे। अब पहचान क्या है कि सर कब मार्शेलियन सॉल्व करना है, कब हिक्सन करना है? मार्शेलियन की पहचान होती है कि यहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, हमेशा लिखा होगा मैक्सिमाइज यूटिलिटी। हिक्सन की पहचान होती है, हमेशा लिखा होगा मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। ओके, और पहचान बताता तो या तो ये लिखा हो सकता है या फिर लिखा होगा अनकॉम्पनसेटेड डिमांड, यहाँ लिखा होगा कॉम्पनसेटेड डिमांड। तो ये टर्मिनोलॉजीज है जो तुम्हें समझनी है, ठीक है। फिलहाल फिलहाल क्वेश्चन में ये मेंशन है दैट विच इज टू मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू अ बजट कंस्टेंट, मतलब बजट कंस्टेंट आपका इक्वल टू दे रखा है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम दैट नेवर बी चेंज। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपको ये पूरा पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने ना सॉल्व करके रखे हुए हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? बेनिफिट ये है कि मैं क्लास में एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा ना, कैलकुलेशन से गलती भी होती है। कभी कभी होता है कि मैंने इस क्वेश्चन को मान लो 3 पेज में सॉल्व कर दिया, मतलब ऐसा ना बस भावनाओं में बहकर 3 पेज में सॉल्व कर दिया, 3 पेज में तो उसको सॉल्व भी नहीं करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सॉल्व करते हुए हम थोड़ा लेंथी कर देते हैं, बट फिर मैंने इसको थोड़ा कंसाइज करा, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे हम लोग छोटे थे तो कैलकुलेशन में हर चीज एक्सप्लेन करते थे, या कैलकुलेशन करते हुए डिवाइड भी साइड में करते थे, वो चीजें यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन है ये, और ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। ये बातें लिखनी होंगी कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है, प्राइस पॉजिटिव और इनकम पॉजिटिव है, ठीक है। ये समझाता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। मैथमेटिक्स आनी चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट। मार्शेलियन डिमांड फंक्शन सॉल्व कर रहे हो, ये मेंशन करना है बिकॉज दे क्लियरली सेज दैट कि मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट। जो लैम्डा के साथ आता है वो हमेशा सब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, आगे आगे सॉल्व किया, ये मेरी यूटिलिटी मतलब पूरा लेग्रांज मल्टीप्लायर आ गया। हमने इसको पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर हमने इसको फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ से दोनों इक्वेशंस निकाली, फिर हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देन वी विल गेट अनदर इक्वेशन। अब मैं आपको और थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। वो बहुत सारा मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। द पर्पस ऑफ क्लासेस इज व्हाट? जब पर्पस इतना है क्वेश्चन सोल्यूशन दे दो ना, नॉलेज शेयर करना इज द ओनली पर्पस। तो फिर कोई भी हमारे आंसर सोल्यूशन लेके एक्सप्लेन कर देगा, है ना। ये तो मेरे हाथ के बने हुए हैं, और आप देखो राइटिंग भी पहचान पा रहे होंगे आप लोग। फिर हमने इसको लैम्डा में करा डिफरेंशिएट, ठीक है। एंड बहरहाल सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास में, वाई की वैल्यू ये आ गई, एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा एक पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा है, एक पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर कहते हैं होमोजेनिटी चेक करो।
होमोजेनिटी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें प्राइसेस और इनकम को एक कॉमन वैल्यू से स्केल्ड करना पड़ता है, स्केल अप या स्केल डाउन। स्केल्ड कर लो मतलब हमें पॉजिटिव टी वैल्यू रखनी होती है, वो सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पहचानने वाली बात ये है कि अगर पहली बात तो होमोजेनिटी चेक करनी है, होमोजेनिटी का एक कंसेप्ट होता है। देखिए आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा सब कुछ, तभी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो। यदि आपने नहीं कर रखा तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर टी वैल्यू रख देते हो, मतलब हर वेरिएबल के साथ, तो आफ्टर दैट वो टी वैल्यू बाहर कॉमन निकल के आ सकती है एंड द फंक्शन रिमेन सेम जो पहले से गिवन था। अगर ऐसा है तो वो होमोजेनस है, ऐसा नहीं है तो होमोजेनस नहीं है। अब फिर वो देखना कि जो टी आया है निकल के बाहर, फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना, फिर देखना टी की पावर क्या है। एक्चुअली टी की पावर एन होती है, वो एन कुछ भी हो सकता है। अब अगर एन जीरो है तो ठीक है, लिख देना, वो तो आपसे बात कर रहे थे, आपने बता दिया हाँ ऐसा, तो लिखोगे हैंस द डिमांड्स आर होमोजेनस ऑफ डिग्री जीरो इन प्राइसेस एंड इनकम। ठीक है, तो ये आपने जनरली 2 पेज में सॉल्व किया है। देखिए रिक्वायरमेंट जितनी है, अब इसको और छोटा नहीं कर सकता, मैंने वैसे इसको 3 पेज में किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी है और बता पूछ रहा है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। कहते हैं इफ द कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब जो यूटिलिटी दे रखा है वो दे रखा है u इज इक्वल्स टू x1 टू द पावर 1/3 x टू द पावर 1/3। ठीक है, मतलब x1 टू द पावर 1/3 एंड x टू द पावर 1/3, ये आपको उन्होंने एक पैटर्न दे रखा है। ओके विद इट। ठीक है, अब फिर वो कहते हैं कि फिर इज द प्राइस गिवन P2 एंड इनकम I, ये I है इनकम, ठीक है, नॉट 1 इट्स I, देन हर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम PYQ का है, एक ही ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो जो सर एक ही ईयर में दो दो क्वेश्चन पूछेगा IUF पे, तो ऐसे ये लोग मर्जी के मालिक है, कहता है ये प्रूफ करो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग बढ़िया तरीके से। देखिए पैटर्न वही है, यू हैव द यूटिलिटी फंक्शन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द IUF, simply you need to maximize your utility function and put these values in the where in the direct utility function। देखिए कैसे, हमारे पास ये यूटिलिटी फंक्शन था, आप समझ लीजिएगा, दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन x टू द पावर 1/3 x टू द पावर 1/3, और ये बजट कंस्ट्रेंट है। फॉर द IUF फंक्शन वी नीड टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यूज। अच्छा मैंने ना जो एक्सप्लेन करा है बहुत स्मूथली, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा है। और एक बात और, इसको कैलकुलेट करते हुए 2-3 जगह मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने बार बार वो क्रॉस चेक करी। तो एक काम करो आप, यहाँ के बाद से तुम खुद सॉल्व करो, एंड इफ यू फेस हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में, इफ यू फेस एनी न्यूमेरिकल एरर और कैलकुलेशन एरर, प्लीज शेयर विद मी। ठीक है, शेयर योर आंसर विद मी और प्लीज टेल मी अबाउट दिस। एज एन ह्यूमन बीइंग देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं मिस्टेक करूं, बट I I promise you कि अगर if there is a mistake, so that mistake only a calculation error, that's it। मैं ट्राई करूंगा कि कभी भी तो कैलकुलेशन एरर भी ना करूं, वो हो जाए तो ठीक है कोई बात भी नहीं, लेकिन कभी कॉन्सेप्चुअल एरर ना करूं। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको करना, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पूरा समझाया था अभी, देन ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई, और यस हेंस प्रूव कि हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर। ठीक है, तो यू बेसिकली एक्सप्लेन एंड कंक्लूड एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। कहते हैं डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप सोचोगे कंज्यूमर थ्योरी या प्रोडक्शन थ्योरी है, यहाँ पे दे यूज द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ गुड सब्स्टिट्यूशन एंड डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे कैसे निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव, मान लीजिए इफ यू हैव अ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ, मान लो एग्जांपल के तौर पे u ऑफ x कॉमा y, आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, u ऑफ x, u ऑफ y, u ऑफ x y एंड u।
तो जब मैं कहता हूँ यू एक्स यू वाई या यू एक्स वाई, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। एक ये तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको एक्चुअली में। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट यू एक्सप्लेन द टर्म दैट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है ये पूरा का पूरा, दैट यू आर सेइंग दैट कि सर इट इज अ मेजर द परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड इन रिस्पॉन्स टू अ परसेंटेज चेंज इन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस, कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। ये आपका फॉर्मूला। अब देखिए मैंने जो फॉर्मूला लिखवा है, मैंने क्लियर बात बोली थी, अगर आपका यूटिलिटी, अगर आपका न्यूमेरिकल अप्रोच है तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा यू एक्स यू वाई यू एक्स वाई और यू, ओके विद इट। बट आपका थ्योरेटिकल अप्रोच है तो आपने थ्योरेटिकली फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। इट रिफ्लेक्ट द कर्वेचर ऑफ आईसी एंड द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इन प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपने ईओएस एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब ये एक्सप्लेन करवा रहे हैं। और अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बोली है, उन्होंने बोला पहले तो आप दोनों को एक्सप्लेन करो, कर दिया एक्सप्लेन, फिर विच वन इज बेटर मेजर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली में यू नीड टू बेसिकली कंपेयर बोथ। अब कंपेयर कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए समझना, पहले आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बनाना। इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड टू। और इसकी डेफिनेशन, इट मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन रेशियो ऑफ टू गुड्स consumed in response to a percentage change in the marginal rate of substitution keeping the utility constant। तो पहला तो डिफरेंस डेफिनेशन में ही आ गया कि ये जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है किसी एक कमोडिटी के क्वांटिटी के चेंज की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द अदर गुड, और ये अलग है इनसे। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन चेंज आ गया, दूसरा फॉर्मूला चेंज आ गया, और यहाँ पे आपने ये भी बता दिया कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से आप ये बताते हो कि ये कमोडिटी बेसिकली कैसी है। ठीक है, किस प्रकार की ये कमोडिटी है, ओके विद इट। जैसे वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है, ऐसी यहाँ भी आप बताते हो। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा नहीं, बट यहाँ भी आप बताते हो कि जो प्रेफरेंस है वो कैसा था, कॉब डगलस था, लीनियर था, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, लियोन्टिस यानी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ये वो चीज। ठीक है, वो जब देखो जो मेरा रेगुलर बैच है उसके अंदर मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। उसके बाद आती है बात, बोथ आर डिफरेंट विद ईच अदर। ठीक है, दोनों को दोनों डिफरेंट है, एंड यू जस्ट बेसिकली कंपेयर बोथ ऑफ देम। आपने कंपेयर किया ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि दे मेंशन कि यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो हिक्सन थ्योरी है। वहां पे जो वैल्यूज होती है उन्हें कॉम्पनसेटेड डिमांड के नाम से जाना जाता है। वो प्रेफरेंस को डिस्क्राइब करता है और वो स्टेबल होता है क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ पे स्टेबल रहते हैं। लेकिन जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमेशा मार्जिनल डिमांड की साइड से रिप्रेजेंट होती है, उसे आप अनकंपनसेटेड डिमांड भी डिनोट करते हो। और यहाँ पे मार्केट बिहेवियर, यहाँ पे ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्राइब करता है, बट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आपको मार्केट बिहेवियर बताता है। मतलब ये मार्केट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की है या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की है। ठीक है, जैसे आप किसी ऑटोमोबाइल मार्केट में चले जाओ तो वहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मिलेंगे कार के, कार में ये होना जरूरी है ना। और आप दूसरी किसी एक मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट्स भी मिलते हैं, कार के सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, दूसरी चीज ये स्टेबल होता है क्योंकि प्रेफरेंस स्टेबल होते हैं, बट ये वेरी करता है इनकम प्राइसेस एंड मार्केट कंडीशंस में। अब हमारा कंसर्न है कि विच वन इज बेटर, हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तो यूटिलिटी कांस्टेंट रखता है, जिसकी वजह से आपका ओनली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ये भी मैटर करता है। ये दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, कंबाइंड होकर इफेक्ट बढ़ रहा है तो इफेक्ट कम हो रहा है ना प्राइस का इफेक्ट, तो यहाँ पे एक ही इफेक्ट होता है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेफरेंस नॉट ऑन द मार्केट कंस्ट्रेंट। प्रेफरेंस चेंज होगा तो चीजें चेंज होगी, बट मार्केट चेंज होगा तो चीजें चेंज हो तो प्रॉब्लम है। मतलब मार्केट तो हर रोज बदलती है। इट इज अफेक्टेड बाय द इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर
और हमारा हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट सपोज यू हैव अ डिमांड फंक्शन फॉर मिल्क x1 इज इक्वल टू 100 प्लस का m अपॉन में 100 p1, ठीक है, and your weekly income is 12,000 and the price of milk is 12 rupees per liter. Now suppose the price of milk falls from rupees 20 to what 15 per liter, then what will be the substitution effect? एक बात आप लोग अपने माइंड में रखना, this is basically the Marshallian demand. How you judge basically 100 plus का m upon में 100 p1 because this is a function of prices and income. मैंने आपको बताया जब भी आपकी डिमांड प्राइसेस और इनकम का फंक्शन हो जाए तो आप उसे मार्शेलियन डिमांड बोलना, ठीक है। अब उसे क्या नाम देना बेटा, मार्शेलियन डिमांड। जब भी आपका ये प्राइसेस और इनकम का फंक्शन हो जाए तो ये मार्शेलियन है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चाहिए। फॉर्मूला वैसे तो मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, बट आप इसको पहले अपने आप सॉल्व करना, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। बहुत ईजी है। जनरली वी हैव द डिमांड फंक्शन गिवन है, इनकम दे रखी है, प्राइस बता दिया, पहले 20 थे फिर 15 हो गए, हमने पहले ओरिजिनल डिमांड निकाल ली, वो 106 वैल्यू रख दी। न्यू डिमांड के लिए क्या करा, हमेशा जाने ना न्यू डिमांड और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। एक ऐसी डिमांड जहाँ पे प्राइस भी चेंज है और इनकम भी चेंज है, प्राइस भी चेंज इनकम भी चेंज, तो ये बेसिकली आपकी न्यू डिमांड आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो इनकम चेंज है वो आप ऐसे निकाल दो, चेंज इन इनकम मतलब चेंज इन मतलब एम प्लस का चेंज इन इनकम, इसको आप चेंज इन इनकम बोलोगे, इसको ही आप परचेजिंग पावर का नाम देते हो। मतलब ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये एक्चुअली चेंज इन इनकम है, दिस इज नोन एज परचेजिंग पावर। समझ में आई मेरी बात आपको, मतलब प्राइस कम हो गया। अब कम होने का मतलब है कि अब मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ, लेकिन अब मैं अगर ज्यादा खरीद सकता हूँ, जैसे कि है भी कि पहले 106 ले रहा था, अब मैं 107 यूनिट ले रहा हूँ, इसका मतलब पहले मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई थी, तो मेरी जो परचेजिंग पावर कम हुई थी वो 530 रुपए की कम हुई थी। मतलब 12,000 की इनकम में से 530 रुपीज की परचेजिंग पावर कम हो गई थी पहले, पहले क्योंकि महंगा था ना, लेकिन आज उन्होंने कम कर दिया प्राइस, तो मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई इतने अमाउंट से, तो टेक्निकली यू विल गेट दैट आउटकम एंड योर आंसर इज दिस। तो आप ये मैटर नहीं करता कि आपको एक पेज भरना है, 1.5 पेज भरना है, 2 पेज भरना है, नहीं, मैटर करता है कि आपका आंसर होना चाहिए, और आपका आंसर चाहे 5 लाइन का हो, लेकिन वो इस कंसाइज फॉर्म में हो कि उसमें इंट्रो भी हो जाए, उसमें उस क्वेश्चन की बॉडी भी क्लियर हो जाए, और आपको कंक्लूजन, जैसे मैंने ये लिखा, ये कंक्लूजन है यार, ठीक है। तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना। तो बेसिकली आज हमारा ये टेस्ट 1 कवर हो गया, ठीक है। टेस्ट 1 हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कवर कर दिया डे 1 का। अब हमारा आगे दूसरे लेक्चर्स चलेंगे, तब तक मैं ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।